Hello friends, welcome to the NDA journey. This is the third video of Indian polity. So today we are going to study about the objective resolution and all the next concept that you have not studied, right? So if you have not covered the previous two videos, just go and watch the playlist and watch the two videos. वो दोनों videos देखोगे तभी ये video समझ में आएगी तुम्हें third video, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर है. If you are not कवरिंग दी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो तो थर्ड वीडियो समझने की कोशिश भी मत करना. प्रॉब्लम होगी, तुम्हें समझ जाओगे बट प्रॉब्लम होगी अगर तुम्हारी बेसिक्स क्लियर नहीं होगी तो यू विल फेस प्रॉब्लम्स, राइट. तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लिया जिसने, वो इस वीडियो को देखो. और हाउ यू हैव टू सी दिस वीडियो, मैंने तुम्हें रूल बता दिया है कि पॉलिटी कैसे पढ़ना है. कान में हेडफोन लगा लो, हेडफोन नहीं है तो बस स्टार्ट करके वीडियो को आराम से ध्यान लगा के पूरा सुनो, ठीक है. जो भी मैं कहानियाँ बता रहा हूँ वो पूरा सुनना है तुम्हें. पॉलिटीज़ बहुत इजी है भाई, आराम से तुम पूरा सुनना. और बाकी नोट्स की बात है तो नोट्स आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड. 21 पेज का नोट्स मैंने दिया है, ये चीज़ ध्यान रखना. अभी मैं 5वां पेज पढ़ा रहा हूँ नोट्स का, 5th पेज अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और 21 पेज का नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया है. तो ये पॉलिटी का पार्ट 1 है 21 पेज का, ठीक है. तो इस 21 पेज के पॉलिटी को आई विल ट्राई टू कवर इट इन नेक्स्ट 10 डेज़, ठीक है. नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर मैं इन 21 पेज को ख़त्म करूँगा और फिर उसके बाद अगले 10 दिन तक नेक्स्ट पार्ट 2 जिसमें मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊँगा, डीपीएसपी पढ़ाऊँगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसके बारे में बताऊँगा, राइट. तो मैं एनडीए के एग्ज़ाम से पहले आई विल ट्राई टू कवर at least 80% सिलेबस, 90% सिलेबस ऑफ पॉलिटी आई विल ट्राई टू कवर इट. और जो CDS के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, राइट. तो कोई वैसा भाई वगैरह हो तो यू कैन टेल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए, ठीक है. जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया. तुम्हारे मन में सवाल होगा कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या. तो समझो, उनका कहना था सिंस एट दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना स्टार्ट हुआ था, राइट. तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि देखो, जब पहली मीटिंग आया उसी दिन में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. तो ये कुछ नहीं था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक केवल किताब था, एक रफ स्केच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको माना जाता है. तो उन्होंने एक रफ स्केच तैयार किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा होना चाहिए. किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था रफ स्केच ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो इट वाज जस्ट अ बुक. इसमें क्या क्या मेंशन था ये अच्छे तरीके से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो इसमें सवाल कैसे आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके कौन आए? जवाहरलाल नेहरू ने लाया 13 दिसंबर 1946 को. ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1946 में ही लाया होगा क्योंकि उसी टाइम में क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, राइट. 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ. देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझो, 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ और 13 दिसंबर यानी जस्ट 4 दिन बाद उन्होंने क्या लाया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टेट्स की एरिया और उसका नाम हम लोग तय करेंगे. उनका कहना था कि जो भी स्टेट इंडिया में डिवाइड होगा, जो भी स्टेट बनेगा, वी विल लाइक हम लोग उसका तय करेंगे कि उसकी समझ रहे हो, उसकी बाउंड्री क्या होगी, राइट. 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट. तो वी विल है ना, हम लोग उसको देखेंगे कि क्या उसका नाम रखेंगे, उसकी एरिया कितनी होगी, ठीक. सेकंड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सभी व्यक्ति को जस्टिस मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिकल जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगा बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थाउट, बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता मिलेगी, बिलीफ की स्वतंत्रता मिलेगी. देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, ठीक है. तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर आप जो बता रहे हो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, ये तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन वाली सारी बातें हैं. तो तुम इससे ये समझ सकते हो कि जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क था, एक रफ स्केच था. तो मोस्ट ऑफ द बातें इससे ली गई हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से. दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, ठीक है.
status of opportunity before the law, freedom of thought, freedom of expression, belief, faith, worship, vocation, freedom of vocation. vocation means होता है रोजगार, वैकेशन मतलब होता है छुट्टी, लेकिन वहीं पे वोकेशन कर दो, यहाँ पे एक की जगह ओ लगा दो, तो वोकेशन का मतलब होता है रोजगार, राइट। एसोसिएशन एंड एक्शन, तुम किसी से एसोसिएट कर सकते हो, अपने कंपनी को किसी दूसरे से एसोसिएट कर सकते हो। यू हैव फ्रीडम। एक्शन subject to law and public morality, right? So this was objective resolution in a crisp way. This was the objective resolution. यही लिखा हुआ है कि wherein adequate safeguard shall be provided for minorities, जो हमारे देश में माइनॉरिटी सेक्शंस के लोग रहते हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो उनको हम सेफ एडेक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, उनका सेफगार्ड करेंगे, उनकी है ना, उनके इंटरेस्ट का रक्षा करेंगे। एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना। तो ये सब चीज़ें बाद में फॉलो की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी चीज़ें फॉलो की गई हैं, राइट। फाइनली दिस रेजोल्यूशन, देखो एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम लोग ना वीडियो को बस 1 से 2 मिनट देखते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। जैसे ही देखे कि वीडियो आ गया एंड यू जस्ट लीव इट। देखो पूरा सुनो यार, सब्र करना ज़रूरी है। आजकल क्या हो रहा है ना, लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते हैं। यूट्यूब पे देखते हैं कि शॉर्टकट में मैं कैसे पास कर जाऊँ, शॉर्टकट में हाउ कैन आई पास एनडीए इन 1 मंथ, हाउ कैन आई पास एनडीए इन 15 डेज़। देखो अभी रात का टाइम है, मैं मतलब 12 बजे आई एम मेकिंग वीडियो, राइट। तो मैं थोड़ा स्लीपी टाइप का तुम फील कर रहे होगे, बट स्टिल मुझे आज छुट्टी मिला तो आई थॉट कि मैं वीडियोस बनाऊंगा। एंड इवन नेक्स्ट डे इज़ संडे, सो आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियो फॉर यू। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्र बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो, सब्र बहुत ज़रूरी है। एंड शॉर्टकट्स के चक्कर में मत रहो। तुम्हें अगर एनडीए जाना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। मेरा ये कहना है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ो मत, ठीक है। और सब्र करना होगा तुम्हें, डेली क्लासेस अटेंड करो, जो भी चीज़ें मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसको पूरा देखो। तो ये रेजोल्यूशन जो था अनोनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। अब बात समझने की बात है, ये 13 दिसंबर को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है कहाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस करने के लिए जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, मैंने बताया था तुम्हें प्रीवियस सेशन में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केवल एक मीटिंग था, एक कॉन्फ्रेंस हॉल था जिसमें लोग बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बातें करते थे। तो जब भी मीटिंग होती है तो कोई व्यक्ति अपना ओपिनियन रखने के लिए खड़ा होकर बोलता है। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके जवाहरलाल नेहरू आते हैं और बोलते हैं, ठीक है, कि देखिए ये ऐसी ऐसी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, ये मैंने एक बुक लिखा है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो लोगों ने फिर उसको पढ़ा। कितने दिन तक पढ़ा, 13 दिसंबर से लेके जनवरी 22 तक पढ़ा, ठीक है, जनवरी 21 तक पढ़ा होगा। तो करीब 1 महीने के अंदर लोगों ने डिसाइड किया और एक मत होकर, एनोनिमसली मतलब होता है पूर्ण मत से, मतलब सब लोग का जब मत आ गया, सब लोग ने बोला कि हाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत काम का चीज़ है, तो सब लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। जनवरी 22, 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने बनाई है तुम सभी के लिए। ये तुम्हारे लिए, एनडीए वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इट स्टिल जस्ट एक नज़र देख लो, क्या पता आ ही जाए क्वेश्चन, इसका कोई वो नहीं है। यूपीएससी है तो पूछ सकता है, इट मे कम, बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये 15 विमेन हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, 15 विमेन। देखो अम्मू स्वामीनाथन, मुझे नहीं लगता इनका नाम आपने सुना होगा, दक्षायनी वेलायुधम, बेगम एरार रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सुचेता कृपलानी, इनका नाम तुमने सुना होगा, सुचेता कृपलानी का। एनी मैस्करिन, हंस जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लुला राय, मालती चौधरी, राजकुमार अमृत कौर का नाम तुमने सुना होगा, सरोजनी नायडू का सुना होगा, विजय लक्ष्मी पंडित का सुना होगा। सो दीज one minute. So these 15 women who contributed in making in Indian Constitution मेकिंग में ये 15 विमेन ने हिस्सा लिया था। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने तुम्हें क्या बताया कि नोट्स साथ साथ में नहीं बनाना है, बस तुम्हें अच्छे तरीके से सुनना है जो भी बातें बताई जा रही है,
It's very interesting story. I'm trying to make it very crisp, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मोस्ट ऑफ द लेक्चर मैं कवर कर लूँ, जिसमें तुम्हारी इंडियन पॉलिटी क्लियर हो जाए। और ये मत सोचो कि केवल तुम एनडीए के लिए पढ़ रहे हो, तुम लाइफ भर इन सब चीज़ों को याद रख सकते हो। इतने अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम गिविंग माई बेस्ट टू टीच यू। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो इट विल हेल्प यू ऑलवेज। मान ले तेरा एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट है, तेरा नहीं हो पाया, मान ले, ईश्वर ना करे ऐसा नहीं हो, तुम एफर्ट लगा रहे हो, होगा, ज़रूर होगा, यू नो। बट अगर तेरा लास्ट अटेम्प्ट भी होगा ना, तो तुम CDS एफकैट में फिर से तुम्हें इंडियन पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो इस नोट्स को फर्स्ट फॉलो करो, अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करो, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो और रिवीजन स्टार्ट करो, रिवीजन करो। नोट्स बनाने में टाइम मत जाया करो यार, ठीक है। बहुत ज़्यादा तुम्हें नोट्स फिज़िकली पढ़ने की ज़रूरत है ना, तो इसकी PDF मैंने दी है, इसको निकलवा लो तुम, ठीक है, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। और एनीवेज आगे बढ़ते हैं। देखो 3 जून 1947 को, अब चूँकि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का बात कर लिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हो गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान आया अंग्रेज़ों ने। अब सिर्फ देखो, एक सिंपल सी बात है, तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो क्या अंग्रेज़ मुझे छोड़कर डायरेक्ट चले गए? ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था ना कि अंग्रेज़ों के अंदर चूँकि हम लोग थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अच्छे तरीके से उन्होंने सोचा कि भारत की स्थिति को हम लोग सही करते हैं, जो भी हिंदू मुस्लिम सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके जाएंगे, जो देश अलग अलग होने जा रहे हैं सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब इंडिया जब सब कुछ सही हो जाएगा, देन इंडिया को सॉवरेन मानेंगे, ठीक है। मैं सॉवरेन का मीनिंग बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। सॉवरेन का मीनिंग कईयों को नहीं पता रहता है, प्रॉपर्ली मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, जिसके अंतर्गत इंडिया का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग कर दिया गया। तो स्टार्टिंग जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनना स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं था, दोनों साथ में मिलके बना रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने देखा कि और अंग्रेज़ों ने क्या देखा भाई, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन देश में हो रहा था, मुस्लिम हिंदू के बीच दंगा फसाद ये सब होने लगा। तो फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि नहीं, अगर हम इनको साथ रखते हैं तो ये लड़ झगड़ जाएंगे और प्रॉब्लम्स बहुत सारी होगी, इंटरनल प्रॉब्लम्स होगी। तो भारत के भी बड़े नेताओं ने और वहाँ के जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि लेट्स मेक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर दीज 2 countries. So this concept of nation came, India and Pakistan came. So India had a different constituent assembly, पाकिस्तान का different constituent assembly बनाया गया। तो हम पाकिस्तान की constituent assembly को तो पढ़ेंगे नहीं, इसको मारो गोली, ठीक है। तो इसको मिटा दो, पाकिस्तान को मिटा दो यहाँ से, ठीक है। अब बचा हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिस्कस करेंगे हम। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्यों डिस्कस करें? तो जुलाई 1947 में 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया और जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। ये समझो क्या होता है। तो इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत 3 मेजर पावर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दिया गया, 3 बड़ा पावर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दिया गया। पहली पावर ये थी कि इट बिकेम अ सॉवरेन बॉडी। अब समझो कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुत्व, ठीक है। संप्रभुता मतलब कि सॉवरेन का मतलब हुआ कि तुम अपना डिसीजन खुद लोगे, कोई किसी के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना डिसीजन खुद से ले सकते हो। आई होप द वॉइस इज़ कमिंग क्लियर। तो तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड संप्रभुता, ठीक है। जैसे भारत अभी जो है वो संप्रभुता है, उसमें सॉवरेन है। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें सॉवरेन वर्ड आता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दिस काइंड ऑफ वर्ड कम्स, राइट। तो सॉवरेन मतलब हुआ संप्रभुता, जिसके अंदर वैसा देश जो हर डिसीजन खुद से ले सके, दैट इज कॉल्ड सॉवरेन स्टेट। तो कोई भी बॉडी, नॉट इवन स्टेट, यू कैन ऑल्सो लाइक तुम्हारे घर में जो तुम्हारे फैमिली के हेड होंगे, ही विल बी कॉल्ड सॉवरेन, बिकॉज उनका डिसीजन को तुम खंडित नहीं कर पाते हो।
समझ रहे हो ना। तो दैट इज़ कॉल्ड सॉवरेन। तो 3 मेजर पावर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत, जो जुलाई में आया था। क्या क्या पावर था भाई, तो इट बिकम सॉवरेन बॉडी, सॉवरेन बॉडी बन गया। दूसरा क्या चीज़ मिला कि इट कैन एब्रोगेट और अल्टर लॉ मेड बाय ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाया है उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो ख़त्म कर सकता है, या फिर उसमें उसमें चेंजेस ला सकता है, उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है। जैसे कोई कानून अंग्रेज़ों ने पहले से बनाया, ठीक है, पहले से बना के बहुत सारा कानून बना हुआ था। अंग्रेज़ तो मोनार्की नहीं कर रहे थे ना, वो गवर्नमेंट बना के अपना रूल बना के राज कर रहे थे, तो उनका रूल्स बना हुआ था। तो इसमें ये एक पावर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मिला कि इट्स अप टू यू, आप चाहें तो हमारा जो पहले से नियम बना हुआ है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, या फिर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ख़त्म कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। एब्रोगेट मतलब ख़त्म करना, आल्टर मतलब चेंज करना। तो ब्रिटिश इंडिया का जो बनाया हुआ है उसको आप एब्रोगेट कर सकते हैं, आल्टर कर सकते हैं। पहला क्या प्रॉपर्टी था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सॉवरेन बॉडी बन गया, ठीक है। और क्या, इट बिकेम लेजिस्लेटिव बॉडी, ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गया, मतलब ये खुद से अपने नए नए कानून बना सकता है, ठीक है। लेजिस्लेचर का क्या काम है, लेजिस्लेचर का यही काम है कि कानून बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 3 पावर मिली, फिर से रिवीजन करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जल्दी जल्दी के चक्कर में मत रहो कि जल्दी जल्दी मुझे सर कवर करा दीजिए, 2 दिन के अंदर पॉलिटी ख़त्म कर, ऐसा नहीं होता है। सब्र करो, ठीक है, और रिवीजन स्टार्ट करो। तो पहला रिवीजन करते हैं कि 3 मेजर पावर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से मिला, वो कौन कौन था, जल्दी से रिवाइज करो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सॉवरेन बॉडी बन गया, क्या बन गया, सॉवरेन बॉडी बन गया, ठीक है, याद हो गया। सेकंड, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एब्रोगेट कर सकता है या फिर आल्टर कर सकता है, या फिर एब्रोगेट कर सकता है या आल्टर कर सकता है, मतलब कि जो पहले से ब्रिटिशर्स ने नियम बनाया है उसको ख़त्म कर सकता है या फिर उसमें चेंजेस ला सकता है। तीसरा क्या था कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी बन गया, मतलब ये नए नए कानून बना सकता है। कौन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तुम समझ गए होगे। अब देखो, लेजिस्लेटिव बॉडी जो बना, यानी कि जो कार्यपालिका, इसको हिंदी में कार्यपालिका बोलते हैं, तो कार्यपालिका का जो बॉडी बना उसके चेयरमैन कौन बने, उसके चेयरमैन बने जीवी मावलंकर। कौन बने, जीवी मावलंकर। इसको याद कर लेना कि लेजिस्लेटिव बॉडी के, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो लेजिस्लेटिव बॉडी था उसके चेयरमैन कौन बने, जीवी मावलंकर बने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने लिखा है कि वेन एवर दी असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर बातें हो रही थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बन के जब असेंबली आया तो उसको चेयर किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसका हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर कार्यपालिका यानी कि लॉ बनाने वाले बॉडी के तरह जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोग बैठे, तब उसको किसने चेयर किया, उसको जीवी मावलंकर ने उसको चेयर किया, यानी उसको हेड किया। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर विद ऑल ऑफ यू। अगर फिर से एक बार याद कर लो कि अगर असेंबली मतलब मीटिंग, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे ही मैं बोलता हूँ उसको एक मीटिंग से रिलेट करो, ठीक है, मीटिंग से एसोसिएट करो। तो जब भी मीटिंग जो है यानी कि असेंबली जो है वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी तो उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे। लेकिन जब बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे असेंबली मिलती थी तो उसको डॉक्टर जीवी मावलंकर हेड करते थे, ठीक है। सो ये जो फंक्शन है ना, ये जो हेड करने वाला फंक्शन है, ये 26 नवंबर 1949 तक चलता है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ओवर हो जाता है। मतलब ये जो 2 फंक्शन मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जब मिला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लेजिस्लेटिव बॉडी जब मिला तो जीवी मावलंकर हेड करते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये पूरी प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड नहीं हो जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कब एंड होता है पता है तुम्हें, 26 नवंबर 1949। एक बार फिर से रिकॉल करो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ओवर हो जाता है तो 26 जनवरी यानी जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, अराउंड 2 मंथ्स,
26 जनवरी 1950 को आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड ऑपरेटिंग, इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो भी संविधान बनता है, हमारे कानून बनते हैं, वो इस डेट से हमारे देश में लागू होना स्टार्ट हो जाते हैं, 26 जनवरी 1950। ठीक है। अब सोचो, तुम्हारे मन में सवाल आता होगा कि ये 26 जनवरी को ही हम क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उसका रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ऑपरेट इसी दिन हुआ था। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि 26 जनवरी को ही क्यों लिया गया, 27 जनवरी क्यों नहीं, 25 जनवरी क्यों नहीं। तो इसका कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी के दिन रावी नदी के किनारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने झंडा फहराया था, इंडिया का झंडा फहराया था रावी नदी के किनारे आईएनसी के लोगों ने। इस दिवस को पूर्ण स्वराज दिवस भी कहा जाता है। तो इसके मेमोरी में, चूँकि ये 26 जनवरी को हुआ था, दैट इज़ वाई वी टेक 26 जनवरी 1950 एज अ रिपब्लिक डे, और 26 जनवरी को हम तब से रिपब्लिक डे मना रहे हैं। ठीक है। तो इसके पीछे का वजह ये हमने बताया तुम्हें। देखो, ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होगी, तुम्हें मे बी तुम्हें बोरिंग लगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें। बोरिंग कुछ भी नहीं है, ये देश के बारे में जानना हुआ, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, और भी कुछ बातें बताता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई डोंट वांट कि वीडियो बहुत लंबा जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स मैं बताता हूँ एक ही वीडियो में। जो पता है, इतने फैक्ट्स बताने के लिए टीचर्स 2-2 क्लासेस लेते हैं, वो भी 1-1 घंटे के क्लासेस लेते हैं, राइट। तो उतना टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, वी नो अबाउट इट। तो अब इसके पीछे भी रीज़न जान लो कि 15 अगस्त को ही हम क्यों आज़ाद हुए। तो 15 अगस्त 1945 को तुम्हें याद होगा कि जापान यूएसए को सरेंडर किया था इसी डेट में, 15 अगस्त 1945 को। तो सो टू रिमेंबर दिस डेट, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान टू इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन दिस डेट। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने प्लान किया कि चूँकि जापान इसी दिन यूएस को सरेंडर किया, और तुम्हें याद होगा कि वर्ल्ड वार सेकेंड में जापान और इंग्लैंड दोनों क्या थे, एनिमी थे। जापान एक तरफ, इंग्लैंड दूसरी तरफ। तो जापान चूँकि सरेंडर कर दिया था 15 अगस्त को, तो इसीलिए 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे इंडिया का रखा गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। तो फाइनली जो है, इंडिया बिकेम कम्प्लीटली सॉवरेन। उस टाइम जो सॉवरेन हुआ था, कौन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सॉवरेन हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सॉवरेन हुआ था किसके अंतर्गत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत। बट इंडिया टोटली कम्प्लीटली सॉवरेन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो तुम्हें जानना चाहिए। पहला फैक्ट ये है कि इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। ये तीनों चीज़ 24 जनवरी 1950 को, ये याद रखना। ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो है वो 24 जनवरी 1940 को, 1 मिनट, 24 जनवरी 1940 को क्या क्या, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट भी 24 जनवरी को बने थे, 26 जनवरी को नहीं। 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, ये याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग भी इंडिया ने अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम और फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये याद रखना। और 22 जुलाई 1947 को इंडिया ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। ये 4 फैक्ट्स तुम्हें याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसमें कौन कौन मेंबर थे, मेनली किसका हाथ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने में, कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्या क्या कमिटीज़ बने, कमिटी के हेड कौन थे, इन सब बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा फैक्चुअल क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, पर देखना मत भूलना, तुम्हें देखना है। 20-22 मिनट का वीडियो रहता है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें अगर बोरिंग लगता है ना ये सब चीज़ें, तो तुम इसको 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, तुम्हें चीज़ें समझ में निश्चित रूप से आएंगी। जस्ट रिमेंबर इट। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो, जस्ट गो एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Join the Telegram channel. The PDF of polity is already given there. Just go and revise whatever you have studied today. Okay, that's all. और मैं एक और बात बता देता हूँ कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, if I'll get 500 or 1000 subscribers, as soon as it will be possible, then I will start taking your live classes so that I can interact you well
और जो भी चीज़ें, जो भी क्वेरीज तुम्हारे पास होंगी, आई विल सॉल्व इट अकॉर्डिंगली. Okay, so that's all for today's class. Thank you so much for watching it. Have a nice day and start preparing hard. And I hope you are doing well यार. बस मेहनत करते रहो. मेरी यही उम्मीद है. टाइम कम बचा है, तुम्हें मेहनत करना होगा. मेहनत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. That's all for today. Thank you. जय हिंद.